Good morning, everyone. Good morning, Tanu. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. क्या हुआ? सब काय कर रहा था? प्राची म्यूट कर लो प्लीज. Good morning, Shweta. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Vaishnavi. चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है. तो ये चैप्टर भी खत्म कर लेते हैं एंड इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस भी मैं मतलब ये आप कर लेना, भेज तो रखे हैं मैंने. ईएमआई के क्वेश्चंस भी आप करते रहना, ठीक है. तो कल जो है हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था. कल इस चैप्टर में पढ़ा था हमने एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है, ठीक है. और फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, ये हमने देखा था. और उसके बाद लेंज लॉ के बारे में हमने बात करा था, ठीक है. तो लेंज लॉ में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो भी क्या होता है, डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट की, वो इस तरीके से होती है कि वो हमेशा उसके कॉज को अपोज करने का काम करती है, ठीक है. और इंड्यूस्ड करंट का हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था. अगर कोई कॉइल रोटेट कर रही है, बेसिकली ये फॉर्मूला हम एसी जनरेटर में पढ़ते हैं. एसी जनरेटर में जब करंट इंड्यूस होता है ना, तो उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एरिया ए है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में रखी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर है. तो यहाँ पर आप जो है करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है. ये आपकी करंट की वैल्यू हो जाती है. और आर क्या हो गया, कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया, ये जो भी आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हो गया. और इसी को आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि आई नॉट जो होता है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है, जो एन बी ए ओमेगा बाय आर के बराबर होती है, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट जो है मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहता है. जैसे कि अगर एक सेकंड में देखोगे तो 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है. तो 50 साइकिल्स में क्या होता है, एक बार मतलब क्या होता है, दो बार आपका मिनिमम पे आता है, क्योंकि एक बार जीरो पे आया, फिर उसके बाद बीच में मिनिमम पे आया, ठीक है. तो ये अगर इस तरीके की साइकिल बनती है इसकी, तो एक बार तो ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम हो गई यहाँ पर, और एक ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम हो गई, और इसी तरीके से ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया. तो दो बार मैक्सिमम दो बार मिनिमम वैल्यू आपकी एक साइकिल में होती है. तो आप देख सकते हो कि एक मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल होती है, तो उसमें कितनी बार मैक्सिमम मिनिमम होगा. तो उसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई. और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि जब आप साइन ओमेगा टी करोगे उसमें वैसे भी, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब थीटा जो है, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर है. ओके. अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो साइन ओमेगा टी है, क्योंकि ओमेगा टी को आप थीटा लिख सकते हो, तो थीटा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका करंट वेक्टर एरिया ए है उसकी डायरेक्शन के बीच में है, ठीक है. तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है मोशनल ईएमएफ, ठीक है. तो मोशनल ईएमएफ क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b. यानी कि मान लो अगर मेरे पास इस तरीके से इधर को कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और इस मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, और इसके ठीक परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एक कॉइल है या फिर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है. और कंडक्टर की लेंथ इन्होंने कितनी बोली है, एल के बराबर है. तो अगर मैं कह देता हूं कि कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल के बराबर है,
और अगर ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है इनर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि या तो ये इधर कर रहा होगा या इधर कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर रहेगा। क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इधर लेके जाओगे तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि इसका जो ये सरफेस है पूरा, ये जो नीचे आपका सरफेस है, सरफेस के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये है कि कंडक्टर आपका इस तरीके से होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उसको कट करते हुए जा रही है, या तो आप कंडक्टर को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तब भी कट करते हुए जा रही है, और अगर आप मैग्नेटिक मतलब कंडक्टर को अगर राइट साइड में लेके जाओ तब भी कट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर क्या होगा, इसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कॉइल के थ्रू चेंज हो रहा है। क्योंकि जब आप यहाँ पर कॉइल या फिर कंडक्टर को, या जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर हमने लिया है इसको अगर यहाँ पर आप मूव कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और फ्लक्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की जब भी वैल्यू चेंज होगी, तब आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कि आपने एसी जनरेटर वाला जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो VBL के बराबर होती है, ठीक है। ये पहला वाला फॉर्मूला छोड़ो, ये इतना काम का नहीं है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, V इंटू बी इंटू एल, ठीक है। VBL का मतलब क्या है, V आपका वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर हो गया, B आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और L क्या हो गया, आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। और बेसिकली आपको एक चीज यहाँ पर ये भी समझनी पड़ेगी कि ये जो आपके पास कंडक्टर है ना, ये क्या होगा, ये आपके पास मतलब ऐसा कॉइल जैसा नहीं होगा, या आप बोल सकते हो उसमें एरिया नेग्लिजिबल होगा। यानी कि आप ये समझो कि ये रॉड जैसा कंडक्टर है इस तरीके से, या मैं इसको दूसरे तरीके से बना देता हूँ। मतलब इसका जो एरिया है या जो इसकी ब्रेथ है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि लेंथ लेंथ है सिर्फ इसकी, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये मान लो इस तरीके की रॉड हो गई आपके पास, और ये रॉड की लेंथ कितनी है, एल के बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो मैंने इस तरीके से बना दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, ऐसे करके। अब देख सकते हो ये परपेंडिकुलर हो गया, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली जो रॉड है, रॉड को या तो ऊपर से नीचे को मूव करा रहे हो या फिर नीचे से ऊपर को मूव करा रहे हो, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से आप मूव कराते रहो। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा रॉड के अंदर, वो कितना होगा, VBL के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब कि यहाँ पर जब आपकी रॉड में मोशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब वो मोशन कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L rotating about one end with angular velocity omega in a direction perpendicular to magnetic field is given by। अब ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि ये रॉड को ऊपर नीचे सिर्फ मूव करवा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। और रोटेट करवाने से भी क्या होगा, फ्लक्स वहां पर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि आपने मान लो ये रॉड ली, इस तरीके से आपने ये वाली रॉड ली, ठीक है। इस रॉड को लेने के बाद यहाँ पर लिखा है कि बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है, L के बराबर है इस रॉड की, रोटेटिंग अबाउट वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी। अगर वन एंड के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब मान लो कि मैंने ये वाला एंड इसका फिक्स कर दिया, अगर मैंने ये वाला एंड इसका फिक्स कर दिया और मैं इस रॉड को जो है सपोज इधर की तरफ घुमाना चालू करता हूँ, तो अब ये रॉड क्या होगी, ये गोल गोल घूमना चालू करेगी, ठीक है। ये गोल गोल घूम रही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से आपका क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसी तरीके से बना दिया, ये चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज इस तरीके से, और इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप रॉड को मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया और ये रॉड को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो भी क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा इस रॉड के दोनों एंड्स के बीच में, उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, B ω L² के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जहां पे ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितने रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से आप इस रॉड को घुमा रहे होगे, वो क्या होगा, ओमेगा होगा। और बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब आप रोटेशन करवा रहे हो किसी रॉड का,
और ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वीबीएल वो तब के लिए था जब आप रॉड को एक लीनियर मोशन दे रहे हो, रोटेट नहीं करवा रहे बल्कि ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन आप दे रहे हो, तब आप वीबीएल का इस्तेमाल करोगे। और रोटेशनल अगर होगा तो उसमें ओमेगा आ जाएगा, मतलब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एडी करंट। ठीक है, तो एडी करंट में आपको एक काम ये करता हूँ, आपको इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ जिससे आपको एडी करंट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, इतना कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा एनिमेशन इसका। ठीक है, तो एडी करंट बेसिकली क्या है, ये कब जनरेट होता है? तो एडी करंट का मतलब होता है, एडी करंट्स आर करंट। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं पहले। तो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक शीट्स या सिलेंडर। ठीक है, तो पहली चीज तो यही ध्यान रखनी कि भाई मेटल में या फिर कंडक्टिंग मटेरियल में ये जो करंट है वो आपका जनरेट होगा। वो शीट भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद देम चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स कैन बी गिवन बाय लेंजेस लॉ और बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो एडी करंट का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या करवाते हो, पास करवाते हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक शीट्स और सिलेंडर्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद देम चेंजेस। ठीक है, तो देखो एडी करंट बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा, फैराडेज लॉ का जो इस्तेमाल अभी हम देख रहे थे ना, कि क्या हो रहा था कि जब भी कोई कंडक्टर से आप क्या करवा रहे हो, फ्लक्स को चेंज करवा रहे हो। अब वो फ्लक्स आप किसी भी तरीके से चेंज करवा सकते हो, बस आपको क्या करना है, कॉइल को मोशन करवाते रहना है। कॉइल या फिर जो कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मूव करवाते रहोगे तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स उसमें चेंज होता रहेगा। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपने फैराडे लॉ में पढ़ा था। तो एडी करंट्स बेसिकली उसी का रिजल्ट है कि अगर आप मान लो कोई मेटल शीट लेते हो या फिर मेटल कोई सिलेंडर लेते हो, तो उसको अगर आप लाइक मूव करवा रहे हो या कुछ ऐसा तरीका आप कर रहे हो या कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हो कि उसके थ्रू जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, यानी कि मान लो अगर आपने उसको मैग्नेट के बीच में रखा और वो आप शीट जो मेटल की ले रहे हो या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो भी मेटल का ले रहे हो, आप उसको मूव करवा रहे हो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी करवा रहे हो, सो दैट कि उसमें से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडी करंट्स यहाँ पर इंड्यूस होंगे। ठीक है, एडी करंट्स का मतलब वही है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो एडी करंट इंड्यूस होते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब लेंज लॉ का मतलब क्या है, लेंज लॉ हमने ये पढ़ा था कि भाई लेंज लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की होती है वो इस तरीके की होती है कि वो हमेशा जो उसका कॉज होता है उसको अपोज करने की कोशिश करती है। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर सपोज दो पोल्स लिए, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से लिया, और इसके बीच में मान लो मैंने यहाँ पर कोई मेटेलिक शीट ले ली। ठीक है, अब वो मेटेलिक शीट जो है इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेटेलिक शीट को मान लो आप ऊपर नीचे या फिर मतलब इस तरीके से मूव कर रहे हो। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन करवा रहे हो सो दैट कि इसके थ्रू जो लिंक्ड क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो ये जो मेटेलिक शीट है आपकी या फिर अगर सिलेंडर है या कोई भी और चीज है, अगर इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि वो इसके कॉज को अपोज करने की मतलब अपोज करने के लिए एफर्ट करेगा।
मतलब करंट इसमें इस तरीके से इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट जब भी इंड्यूस होगा तो करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी दोबारा से जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की होगी कि जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ जो पोल लगे हुए हैं यहाँ पर, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, यानी कि उसको धक्का मारने की कोशिश करेगी, और इस तरीके से धक्का मारने की कोशिश करेगी कि जो मतलब आप कर रहे हो, मतलब आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के वही चीज क्या कर रहे हो, आप उसी चीज के अगेंस्ट आप जा रहे हो, जिससे वापस से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो पा रहा है या करंट उसमें इंड्यूस हो पा रहा है। तो यही होता है आपका क्या, एडी करंट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप किससे दे सकते हो, लेंस लॉ से दे सकते हो। मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी, इंड्यूस करंट की या एडी करंट की, सो दैट कि ये क्या करे, उसके कॉज को अपोज करे, यानी कि जिसकी वजह से करंट इसमें जनरेट हो रहा है, यानी कि बाहर के एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो जनरेट हो रहा है करंट, उसको अपोज करने का ये काम करेगा। ठीक है, बाकी एडी करंट के क्वेश्चन वगैरह देख लेना, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो आपको जो है और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है आपका इंडक्टेंस। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो उसी तरीके से जो इंडक्टेंस है वो क्या है, रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज एंड करंट। फ्लक्स लिंकेज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट, तो वो क्या हो गया, आपका इंडक्टेंस हो गया। अब यहाँ पर एक फिनोमेना होता है म्यूचुअल इंडक्शन, वैसे एक सेल्फ इंडक्शन भी होता है, और यहाँ पर ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपने दो कॉइल को पास पास रखा हुआ है, तो एक कॉइल में अगर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, या फिर एक कॉइल में क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट दूसरी कॉइल के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस। यानी कि मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर दो कॉइल्स ली, दो कॉइल किस तरीके से ले सकते हो, ये इस तरीके से, एक कॉइल आपने ये वाली ली, ठीक है, और एक मैंने इसके पास में ही ये वाली एक कॉइल रख दी, और मैं पहली वाली कॉइल में क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल दे रहा हूँ, यानी कि मैंने कुछ ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई या बैटरी या कुछ भी यहाँ पर कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल में सपोज अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, इस आई करंट को अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कांस्टेंट आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा, अब करंट जब भी फ्लो होता है, तो मैंने आपको बताया कि करंट जब भी फ्लो होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या होता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ग्रीन कलर मान लो कि क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी प्राइमरी कॉइल यानी कि फर्स्ट वाली कॉइल में करंट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा सर्किट में, तो इसकी वजह से कॉइल के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कांटेक्ट में आ रही है, सेकंड वाली जो कॉइल आपने यहाँ पर बनाई है उसके कांटेक्ट में आ रही है। लेकिन अगर ये करंट आई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेकंड वाली कॉइल से जाके इंटरेक्शन कर रही है, उसके साथ मिल रही है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि सेकंड वाली कॉइल के रिस्पेक्ट में जो पहली वाली आपकी जो कॉइल है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो सेकंड वाली कॉइल को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां आप ये लिख सकते हो कि अगर आपका आई जो है वो कांस्टेंट होगा, अगर करंट जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि करंट जितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसी की वजह से उतनी आ रही होगी। अगर करंट की वैल्यू मान लो आपने 2 एम्पेयर कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी की वजह से आ रही होगी। मान लो कि मैंने कह दिया वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, NIA के बराबर आ रही है सपोज। ठीक है, सॉरी ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, मतलब ऐसे ही समझ लो कि अगर 2 एम्पेयर आ रही है, तो उसके लिए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आई कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से भी मैं क्या करूं, इस आई की वैल्यू को चेंज कर दूं, यानी कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूं कि पहले 0 एम्पेयर था, फिर 0.5 हो गया, फिर 0.75 हो गया, फिर 1 एम्पेयर हो गया, फिर 1.25 हो गया, 1.75 हो गया। इस तरीके से बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, आई को चेंज कर रहा हूँ। तो आई को अगर मैं चेंज करूंगा, तो ये जो बी आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से वो भी क्या होगा, वो भी आपका चेंज होने लग जाएगा। अगर करंट की वैल्यू कम, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम, करंट की वैल्यू ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा। ठीक है, तो करंट को अगर मैं कम वैल्यू से ज्यादा पर लेके जा रहा हूँ, या ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू पे लेके आ रहा हूँ, मतलब कह सकता हूँ कि करंट को मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो करंट अगर चेंज होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज होगी।
अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बार बार चेंज हो रही है तो सेकंड वाली कॉइल के कांटेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो भी बार बार चेंज हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकंड वाली कॉइल के लिए जो उससे लिंक कर रहा है या उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है वो भी बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अब सेकंड वाली कॉइल को अगर ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो सेकंड वाली कॉइल में भी क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा। क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम अभी तक यही पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर या कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो पहली वाली कॉइल में करंट की वैल्यू को अगर आप फ्लक्चुएट कर रहे हो या चेंज कर रहे हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकंड वाली कॉइल के लिए लिंक हो रहा है उससे वो बार बार चेंज होता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकंड वाली कॉइल के लिए तो इसका मतलब है कि सेकंड वाली कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये म्यूचुअल इंडक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फिर, अगर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझ आया तो। ठीक है, तो अब जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन आपका डेफिनेशन हो गया। तो अब डेफिनेशन में देखो यही लिखा है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस। पहली वाली कॉइल में करंट अगर चेंज होगा तो करंट चेंज होने से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से सेकंड वाली कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल के लिए चेंज होगा तो इसका मतलब है वहां पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए कुछ रिलेशंस यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि ये लिखा है N2 इज इक्वल टू MI1। ठीक है, ये MI1 क्या है, M बेसिकली क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है N2 इज इक्वल टू MI1, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल मतलब सेकेंड वाली जो कॉइल हो गई उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स N है, N2 है, और अगर उसमें जो फ्लक्स है वो आपका φ2 के बराबर है, तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, M हो जाएगी। और I1 क्या हो गया, करंट इन फर्स्ट कॉइल हो गया। तो 2 का मतलब सेकंड कॉइल या सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट का मतलब प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो N2 इज इक्वल टू MI1, एक ये रिलेशन आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो N2 क्या हो गया, बेसिकली N2 जो हम देख रहे हैं वो क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। अगर मान लो सेकंड वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 के बराबर है, और उसमें एक कॉइल में या एक टर्न में जो फ्लक्स की वैल्यू वो φ2 के बराबर है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N2 इंटू φ2 हो जाएगा। और I1 क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि जो पहली वाली कॉइल है जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है, जिसे हम बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम E2 की वैल्यू निकालते हैं तो E2 की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो ये मिल जाएगी। अब E की वैल्यू हमें ये वाली कैसे मिली, क्योंकि E के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था जो आपका फैराडे सेकंड लॉ देता है। फैराडे जो सेकंड लॉ देता है वो आपको वैल्यू देता है -n del phi by del t। ठीक है, तो एज पर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे आपने ये पढ़ रखा है कि -n d phi by dt या del phi by del t होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है कि ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है और आपके फ्लक्स चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया d phi by dt। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये था, मतलब आपने ऊपर अभी क्या वैल्यू निकाली, आपने जो वैल्यू निकाली थी वो थी N2 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, MI1 के बराबर थी। तो ये जो आप ऊपर ये वाला N देख रहे हो, N बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फ्लक्स, और यही चीज यहाँ पर भी लिखी है N2 वही सेम चीज है। तो इसकी जगह पर आप MI1 लिख सकते हो, और I1 की जगह अगर मान लो हम फाइव की जगह हम D5 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो I1 की जगह हम DI1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से E की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -ND5 की जगह क्या आ जाएगा, MDI1 आ जाएगा, और नीचे DT ही रहेगा।
तो इस तरीके से ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो आपने सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को इस्तेमाल करके यहां पर निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया, सभी को समझ में क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी को आपने जो है डी आई वन बाई डी टी के बराबर लिख लिया, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि जो N2 की वैल्यू है वो Mi1 के बराबर है, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल इज इक्वल टू, या आप ऐसा बोल सकते हो, बेसिकली ये वाला भी रिलेशन कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि जो I1 करंट की वैल्यू है आपकी, यानी कि करंट जो आपका पहली वाली कॉइल में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, N2 के, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा आपका किसमें, सेकंड कॉइल में। और इसी की जगह पर अगर आप यहाँ पर क्या लाते हो, मतलब या आप ऐसे बोल सकते हो कि N2 की जो वैल्यू है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो कैपिटल M ये कांस्टेंट आ जाएगा, और इसी कैपिटल M को आप क्या कहते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हो। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, इसकी जगह पर आप क्या करोगे, जो ये फैराडे का सेकंड लॉ है उससे आप वैल्यू निकाल लोगे और उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनिट की बात कर लें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ अ पेयर ऑफ क्लोजली वूंड सोलेनॉइड्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड का मतलब यही हो गया, जो ये मैंने बनाए थे ये बेसिकली सोलेनॉइड ही बनाए थे, एक ये सोलेनॉइड था एक ये सोलेनॉइड था। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो वो होता है म्यू नॉट एन वन इंटू ए अपॉन एल के बराबर। ठीक है, तो म्यू नॉट तो आपका कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है। N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल हो गया या फर्स्ट सोलेनॉइड हो गया, और N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड या सेकंड कॉइल हो गया, और A क्या हो गया, एरिया ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कॉइल का होगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके किसका होगा, जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनका, और उसके बाद L क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया। तो ये फॉर्मूला आप किसके लिए लगा सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट अंडरगोज अ चेंज। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ रहा है। अब बहुत सारे केसेस में हम सेल्फ इंडक्शन भी देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि खुद की कॉइल में अगर यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है तो खुद की कॉइल में फ्लक्स भी चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज की वजह से खुद ही अपनी कॉइल में दोबारा से जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यानी कि एक ही कॉइल अब होगी यहाँ पर, और उस कॉइल में अगर आप करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू को चेंज करोगे या फ्लक्चुएट करोगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी उस कॉइल में तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर चेंज होगी उस कॉइल के थ्रू तो इसका मतलब है वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वही ईएमएफ जो इंडक्शन हो रहा है उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं, यानी कि खुद की कॉइल में करंट चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पर दोबारा से एक ईएमएफ जनरेट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट, जब करंट उससे पास करता है, अंडरगोज अ चेंज, तो उसमें क्या आता है, चेंज आता है इसमें ईएमएफ में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि टोटल फ्लक्स जो है वो आपका किसके बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि N2 जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1, ये हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो कॉइल तो है नहीं, एक ही कॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के बराबर हो जाएगा। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है कि टोटल फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कौन से करंट के, जो उस कॉइल में सर्कुलेट हो रहा है या फ्लो कर रहा है। तो वो आपका किसके प्रोपोर्शनल है, आपका फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम फ्लक्स होगा। तो अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है L, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन में M मिला था। तो ये जो L होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L होता है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी के बराबर ही होती है। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला मिल गया उसके बाद वही सेम फैराडे का सेकंड लॉ आप इस्तेमाल कर सकते हो, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये आप इस्तेमाल करोगे।
ठीक है। अब ये एन डी फाइव की जगह आप क्या रख सकते हो, ये आप यहाँ पर एल डी आई रख सकते हो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी फाइव की जगह आपने क्या रखा, एल डी आई रख दिया, और ये माइनस हो गया और ये डी टी हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा जो ये लिखा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी होगी, डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया होगा, और आपको क्या निकालना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालने होगी सिर्फ मल्टीप्लाई करके, बस। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर दिया, जैसे वहां पर दिया हुआ था कैपिटल एम का फॉर्मूला। कैपिटल एम आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास दो कॉइल है तो ये था, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है एल, तो वो होता है म्यू म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल के बराबर। तो सोलेनॉइड है ये भी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम जो सोलेनॉइड ये कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सोलेनॉइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, सप्लाई हो गई है, ये करंट की सप्लाई हो गई, और यहाँ पर ये क्या है, सोलेनॉइड है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर है, तो यहाँ पर जो एल होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल के बराबर हो जाएगी, जहां पर एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या हो गया, एरिया ऑफ सोलेनॉइड, और एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल मैंने आपको समझा ही दिया था, बाकी इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिससे आप और समझ जाओगे कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है, मैंने आपको समझा दिया था एसी जनरेटर। ठीक है, कि एसी जनरेटर में क्या होता है, कॉइल होती है, उसको मैग्नेट के बीच में घुमाते हैं, तो घुमाने से हो क्या रहा है, हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और जैसे एसी जनरेटर जो आप देखते हो, ठीक है, जनरेटर जो होता है जो बिजली बनाता है, उसमें जिसमें डीजल डालते हैं, तो डीजल डालने पर होता क्या है, डीजल से आपकी हीट हीट एनर्जी पैदा होती है, वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कॉइल को रोटेट करवाने का काम करती है। और जब कॉइल रोटेट कर रही होती है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैग्नेट के बीच में जब आप उसको रखते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो होता है आपका एसी जनरेटर। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस प्लीज कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करो। अब बस ये सोच के चलो कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा फिजिक्स में कर सकते हो करते रहो। ठीक है, उसके लिए कोई आके आपको पेन नहीं पकड़ाएगा और आपको यही नहीं बोलेगा कि बेटा आप करो। तो अब आपको खुद से ही सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। और मैंने बता दिया कि नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन से समझो, सॉल्यूशन से भी नहीं समझ आ रहा तो उसको मार्क करके रख लो, जब इस चैप्टर के हम रिवीजन कर रहे होंगे तब उन क्वेश्चंस को समझ लेंगे। और बाकी मैं साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी कराता रहूंगा, नीट वगैरह के, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे हो जाए। ठीक है, तो ये जो है आप कर लो आराम से। ठीक है, और बाकी जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शाम से स्टार्ट करेंगे, शाम को। ठीक है, तो आप जो है अब आप लीव कर सकते हो।